हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स एकेडमी। ओके स्टूडेंट, आज अपन इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि जो गाउस के जो अनुप्रयोग है, गाउस के नियम के जो अनुप्रयोग है उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ। ओके, जो पिछले लेक्चर थे अपन डिस्कस कर रहे थे यहाँ पर जो गाउस का जो नियम था उसका नियम, और उसको अपन ने क्या किया था, उस थ्योरम को, गाउस की जो थ्योरम थी उसको अपन ने क्या किया था, जनरेट किया था। ओके राइट, जनरेट में मैंने दो मेथड ली थी, एक फर्स्ट मेथड ली थी और एक सेकंड मेथड ली थी, और उसके बाद में अपन न्यूमेरिकल से स्टार्ट कर दिए थे। आज के लेक्चर में अपन पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ। ओके स्टूडेंट, जो नए स्टूडेंट है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो यदि बहुत ही शानदार अच्छी लगे तो आप लाइक और शेयर भी करना। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो टॉपिक है, आज का जो अपना टॉपिक है वो है गाउस के नियम के अनुप्रयोग। गाउस के नियम के अनुप्रयोग, गाउस के नियम के अनुप्रयोग अपना क्या है, टॉपिक है। ओके स्टूडेंट, तो गाउस के नियम के अनुप्रयोग बहुत सारे हैं। सबसे पहला जो अनुप्रयोग है वो अपन पढ़ेंगे, सबसे पहला अनुप्रयोग है अनंत रेखीय आवेश। अनंत रेखीय आवेश, या तो अनंत रेखीय आवेश बोल दो या बोल दो अनंत, या बोल दो अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके स्टूडेंट, जो अपना टॉपिक है वो आपको पता चल गया होगा कि अपना टॉपिक क्या है, गाउस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। आज अपन, आज के इस लेक्चर में अपन पढ़ेंगे गाउस के नियम के अनुप्रयोग। सबसे फर्स्ट जो पहला जो अनुप्रयोग है वो अनुप्रयोग है अनंत रेखीय आवेश या रेखीय आवेशित तार के कारण, या अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, तो इसके बारे में एक बार आपको बताता हूँ कि अनंत रेखीय आवेश क्या होता है। मान लो अनंत लंबाई का कोई एक वायर है जिसकी जो लंबाई है वो क्या अनंत है, इसको आपने क्या दे दिया, चार्ज दे दिया। ठीक है, तो बताइए चार्ज का कौन सा वितरण होगा। मैंने आपको पुराना जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था कि चार्ज का वितरण तीन प्रकार से होता है। रेखीय वितरण होता है, पृष्ठीय वितरण होता है, आयतनीय वितरण होता है। यदि वस्तु लंबाई वाली है तो रेखीय वितरण, यदि वस्तु क्षेत्रफल वाली है तो पृष्ठीय वितरण, यदि वस्तु आयतन वाली है तो आयतन वितरण होता है। यहाँ पर जो लंबाई, यहाँ पर वस्तु कैसी है, लंबाई वाली है तो रेखीय वितरण होगा उसका। तो चार्ज भी अनंत लंबाई का वायर था तो चार्ज का भी वितरण अनंत लंबाई के रूप पूरी हो गया, इसलिए आप क्या बोलोगे, अनंत रेखीय आवेश। ये कौन सा आवेश है, ये जो आवेश के बारे में मैं आपको बात कर रहा हूँ जो पूरे वायर पर आ गया है, अनंत लंबाई के पूरे वायर पर आ गया है, ये वायर कौन सा है बताइए, ये चार्ज कौन सा है, अनंत रेखीय आवेश है। या फिर क्या बोल दो, अनंत रेखीय आवेश, या फिर अनंत लंबाई की अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक तार है, अनंत लंबाई का है, उसे चार्ज दिया गया है, वो आवेशित है, इसलिए आप क्या बोलोगे, अनंत है, रेखीय आवेशित है, तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर ज्ञात करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं थ्योरी लिखता हूँ। क्या, माना कोई अनंत लंबाई का रेखीय आवेशित तार है। कौन सा तार है, अनंत लंबाई का रेखीय आवेशित तार है। माना कोई अनंत लंबाई का रेखीय आवेशित तार है। ओके, इस तार के लंबवत स्मॉल आर दूरी पर स्थित P बिंदु पर स्थित P बिंदु पर अपन को क्या ज्ञात करना है,
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। भाई अनंत लंबाई का रेखीय आवेशीय तार है, मान लो ये तार है, अनंत लंबाई का है, आपने इसे चार्ज दे दिया, चार्ज भी इस पर एक समान रूप से क्या हो गया, वितरित हो गया, चार्ज भी इसके ऊपर एक समान रूप से क्या हो गया, वितरित हो गया है। ओके राइट। मुझे इसके लंबवत किसी बिंदु पर इसके आसपास इधर क्या देखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखनी है कि कितनी है। आपको पता है फर्स्ट चैप्टर में अपन एक एक सिंगल चार्ज, दो चार्ज, इनके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते थे। अब यहाँ पर क्या निकालेंगे, इस पूरा जो वायर है जिस पर चार्ज वितरित है, इसके आसपास किसी बिंदु पर मैं क्या निकालूंगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करूंगा। ठीक है, तो देखिए आप, ये मैंने दे दिया है कि अनंत लंबाई का रेखीय आवेशीय तार है और इसके लंबवत r दूरी पर अपन को P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसका रेखीय आवेश घनत्व क्या है, इस तार का है ना, इस तार का रेखीय आवेश घनत्व है लैम्ब्डा है। बताइए, जो ये तार है जिसको आपने क्या दिया है, चार्ज दिया है, इसका कोई रेखीय आवेश घनत्व बनता है, नहीं बनता है। रेखीय आवेश घनत्व आपको पता है कितने प्रकार के होते हैं, रेखीय आवेश घनत्व 3 प्रकार के होते हैं। लंबाई वाली वस्तु तो रेखीय आवेश घनत्व है, क्षेत्रफल वाली तो पृष्ठीय आवेश घनत्व है, आयतन वाली तो आयतन आवेश घनत्व है। यहाँ पर बताइए कौन सा घनत्व होगा, लंबाई वाली है तो रेखीय आवेश घनत्व मैंने क्या मान लिया, लैम्ब्डा मान लिया। ओके स्टूडेंट, तो ये था अपना पॉइंट। तो मैं आपको चित्र से बता देता हूँ, देखिए इधर बताता हूँ चित्र बना के, क्या था, ये है वो अनंत लंबाई का वायर, क्या है, ये है अनंत लंबाई का तार। ओके, इसको मैंने क्या दिया, चार्ज दिया, तो चार्ज का वितरण कैसे हुआ, देखिए कैसे हुआ, लंबाई के रूप में हुआ है क्या, चार्ज का रेखीय वितरण हो गया, चार्ज का रेखीय वितरण हो गया। इस लंबाई की बात करता हूं तो मैं यहां से लेकर यहां तक की लंबाई मैंने कितनी ले ली, एल ले ली, क्योंकि अनंत लंबाई को तो अपन कोई कवर कर नहीं सकते, बहुत बड़ी है, तो एल लंबाई का चार्ज लिया है मैंने। अनंत बहुत सारा चार्ज है, बट अपन जो डिस्कस अब करेंगे वो एल लंबाई पर ही फोकस करेंगे, एल लंबाई पर जितना चार्ज है उसी पर फोकस करेंगे। ठीक है, और मुझे इसके लंबवत ये मैंने मान लो कोई बिंदु ओ ले लिया, क्या ले लिया, कोई बिंदु ओ, बीच का जो बिंदु ले ओ ले लिया, और तार के लंबवत r दूरी पर स्थित यहाँ P बिंदु पर मुझे क्या निकालना है, ये रहा P बिंदु, यहाँ मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। मतलब इस वायर के पास में मैंने एक P बिंदु ले लिया जहाँ मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है कि ये जो अनंत लंबाई का जो रेखीय आवेशीय तार है इसके कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी स्ट्रॉन्ग है, वो मुझे कैलकुलेशन यहाँ करना है इस P बिंदु पर। ओके राइट, ये मैंने यहाँ लिखा है। और इसका जो रेखीय आवेश घनत्व है, इसका रेखीय आवेश घनत्व है वो मैंने कितना लिया है, बताइए, रेखीय आवेश घनत्व है मैंने कितना ले लिया, मैंने लैम्ब्डा ले लिया। आपको समझ में आ गया हो गया कि रेखीय आवेश घनत्व मतलब, एग्जांपल देके बताता हूँ कि मान लो ये इतनी लंबाई है 10 मीटर है और ये टोटल चार्ज भी 10 कूलाम, तो रेखीय आवेश घनत्व कितना हो गया, 1 कूलाम प्रति मीटर हो गया, सिंगल छोटे से पार्ट का, वो कितना है, लैम्ब्डा है। ओके राइट, ये था अपना चित्र। अब सबसे पहले मुझे इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने से पहले यहाँ एक पॉइंट बनेगा, वो है इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, फिर मैं इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करूँगा। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालो, पहले आप, पहले क्या निकालो, P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालो, किधर है, P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन किधर है, सबसे पहले आप वो बताइए P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन किधर है। ठीक है, तो P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए आपने क्या किया, P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए ओ बिंदु के ओ के दोनों ओर है ना, ओ के दोनों ओर क्या लिया मैंने, ओ के दोनों ओर दो अल्पांश A1 व A2 लेते हैं।
दो अल्फांस ले लिया मैंने A1 और A2, एक के ऊपर और नीचे मैंने क्या ओके ऊपर और नीचे दो अल्फांस ले लिया, एक अल्फांस ये ले लिया A1, एक अल्फांस ये ले लिया मैंने कौन सा A2। मैंने जो वायर है उसके ऊपर और नीचे मैंने क्या ले लिया, दो अल्फांस ले लिया A1 और A2। इन अल्फांसों के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालता हूं मैं। इन अल्फांसों के कारण P पर, इन अल्फांसों के कारण P पर विद्युत क्षेत्र है ना DE1 व DE2 है। ओके, इस अल्फांस के कारण P बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र है ना ऊपर वाले अल्फांस के कारण, वो तो कौन सा हो गया DE1, और इस अल्फांस के कारण जो है वो कौन सा हो गया DE2 हो गया। दोनों अल्फांस के कारण विद्युत क्षेत्र क्या है DE1 व DE2 है। ओके, हालांकि आपको पता है DE1 इक्वल टू DE2 है, ध्यान रखना क्यों, अल्फांस सेम लिया है मैंने, अल्फांस सेम लिया है मैंने, जो दूरी है ना वो भी क्या है सेम है। ओके, DE1 इक्वल टू क्या है DE2 है, बट डायरेक्शन क्या है, बट दिशाएं क्या है, दिशाएं क्या है आपको दिखाई दे रही होगी, दिशाएं अलग अलग है। तो क्या करें, दिशाएं अलग अलग हो गई, इसके कारण इधर है, इसके कारण इधर है। तो अपन क्या किया जाए, एक ही डायरेक्शन से, एक ही डायरेक्शन से। मुझे तो ये जो तार दिखाई दे रहा है ये तार है पूरा, इस P बिंदु पर मुझे विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालनी है। दिशा बता दो कि इधर है, पूरे के पूरे वायर के कारण P बिंदु पर दिशा इधर है, ये बताना है मुझे। तो मैं दिशा कैसे बताऊं, एक साइड दिशा इधर जा रही है, इसके कारण दिशा इधर जा रही है। तो क्या मैं अनंत रेखीय आवेशित तार, मेरी बात समझ गए होंगे, अनंत रेखीय आवेश भी बोल सकते हो आप। अनंत रेखीय आवेश, अनंत लंबाई है, उस पर चार्ज दिया तो अनंत रेखीय आवेश ही हुआ, ये अनंत रेखीय आवेशित तार। ओके, तो उसके कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा कंफर्म पता चल गई आपको, नहीं पता चली, क्यों पता नहीं चली, क्योंकि एक इधर है एक इधर है। तो ऐसा होता है, तो अपन क्या करते हैं घटकों में विभाजित उसे कर देते हैं। ओके, तो मैंने क्या किया बताइए, DE1 व DE2 को DE1 व DE2 को क्या किया मैंने घटकों में विभाजित किया, घटकों में विभाजित करने पर। ओके, DE2 और DE1 को मैंने क्या कर दिया घटकों में विभाजित कर दिया। ठीक है, घटकों में विभाजित कर दो आप। इसको और इस एंगल को मैंने अल्फा मान लिया दोनों को, अरे इससे सेम बना रही है ना अल्फा, ये भी क्या बना रही है अल्फा, घटकों में विभाजित कर दो। इसको बीच में लेना है, घटकों में विभाजित करने के लिए ये ऊर्ध्वाधर घटक आ गया और ये क्षैतिज घटक आ गया। इसको घटकों में विभाजित करोगे तो क्या हो जाएगा, ये ऊर्ध्वाधर घटक आ गया और ये क्या आ गया इसका क्षैतिज घटक आ गया। अब देखिए आप, ये सीधा आ रहा है। ओके, अब देखिए आप, हाँ ये अल्फा है, ये वाला अल्फा है, ये अल्फा है। तो बताइए जो ये वाला एंगल है, ये वाला जो कोण है वो भी अल्फा हो जाएगा, ये वाला कोण है वो भी अल्फा हो जाएगा। बताइए कैसा हुआ अल्फा, ये पूरा 2 अल्फा हो गया, तो ये भी पूरा क्या हो जाएगा 2 अल्फा, क्योंकि दोनों आपस में कौन सा कोण है शीर्षाभिमुख कोण है। ये 2 अल्फा तो ये भी 2 अल्फा, और ये पूरा आधा आधा है तो अल्फा और क्या हो जाएगा अल्फा हो जाएगा। और भी बहुत सारे तरीके हैं समझाने के, बट आप नॉर्मल सी तरीका है भाई, ये 2 अल्फा 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 2 अल्फा, तो ये भी शीर्षाभिमुख 2 अल्फा। अब देखो आधा आधा है तो है ये आपस में। ओके, तो इसलिए अल्फा और अल्फा कर दिया। अब ये क्या था, ये था DE2 था, ये क्या है DE1 है। तो ये अल्फा वाला घटक है, थीटा वाला घटक है, थीटा वाला घटक क्या हो जाएगा बताइए इसका जो थीटा वाला घटक है वो हो जाएगा DE2 cos अल्फा, और इसका क्या हो जाएगा DE1 cos अल्फा, और ये क्या हो जाएगा DE2 बिना थीटा वाला sin अल्फा, बिना थीटा वाला क्या हो जाएगा sin अल्फा हो जाएगा। घटकों में मैंने विभाजित कर दिया। अब आपको पता है घटकों में विभाजित कर दिया तो DE2 sin अल्फा, DE1 sin अल्फा, साइन से साइन कट गया, DE1 बराबर DE2 था। तो ऊपर वाले ऊर्ध्वाधर घटक क्या हो जाएंगे बताइए, निरस्त हो जाएंगे ना।
तो मैं क्या बोलूँगा कि ऊर्ध्वाधर घटक क्या हो जाएंगे, ऊर्ध्वाधर घटक निरस्त हो जाएंगे, ऊर्ध्वाधर घटक निरस्त हो जाएंगे। वह कौन से बच गए, क्षैतिज घटक बच गए क्या? तो क्षैतिज घटक है वो किसको शो करेंगे, परिणामी विद्युत क्षेत्र को, परिणामी विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करेंगे, राइट। तो ये परिणामी विद्युत क्षेत्र ये इधर है, इधर किधर, DE1 cos अल्फा, DE2 cos अल्फा किधर है, लंबाई के लंबवत है क्या? तो ये किसको शो कर रहा है, ये किसको शो कर रहे हैं बताओ, ये दोनों घटक किसको शो कर रहे हैं, परिणामी विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन को शो कर रहे हैं। तो आप डायरेक्शन, सीधी सी बात है, आपको पता चल गई डायरेक्शन, क्या पता चल गई कि P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा है ना, P पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो किधर है बताइए, P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा है ना तार के लंबवत, ये रहा तार, और तार के लंबवत दूरी r के अनुदिश है, राइट। अब उनको P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा का पता चल गया कि P बिंदु पर जो ये P बिंदु था, यहाँ विद्युत क्षेत्र की दिशा की तरह है तार के लंबवत या दूरी के अनुदिश, जिसको कौन प्रदर्शित कर रहे हैं, ये दोनों घटक बताए थे परिणामी विद्युत क्षेत्र को। ओके राइट, ये दोनों घटक क्या हो गए थे, कैंसिल हो गए थे। तो ये अपना पहला पॉइंट था कि ये जो लंबाई है, ये जो अनंत रेखीय आवेशित तार है, इसके कारण मुझे आसपास P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी। मेन पॉइंट ये था एप्लीकेशन में, बट तीव्रता निकालने से पहले मैंने P बिंदु पर क्या निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकाली कि डायरेक्शन किधर आती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मेरे पास किधर आई, तार के लंबवत बाहर की ओर या दूरी r के अनुदिश मेरे पास क्या आ गई, डायरेक्शन आ गई। अब मैं जो सेकंड पॉइंट है वो P बिंदु पर क्या निकालूंगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालूंगा। टेक ए स्क्रीनशॉट, एक बार आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो देखिए, अब निकालते हैं अपना जो सेकंड पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है वो क्या है, P पर विद्युत क्षेत्र की क्या निकालनी है मुझे, P पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ठीक है। ओके, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लिख देता हूँ। एक बात बताइए, आपको इस चैप्टर में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हो, आप किससे निकालते हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से। ओके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए गाउस ने क्या कहा था कि वो चार्ज पूरा कहाँ होना चाहिए, एक बंद पृष्ठ में होना चाहिए, जिसे क्या बोलते हैं, गाउसीय पृष्ठ बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, ये बात आप माइंड में रखना। मैं यहाँ एक्सप्लेनेशन लिखता हूँ कि P बिंदु पर है ना, P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की, P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए, P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए मैं क्या करूँ बताइए। मेरे पास L लंबाई वाला चार्ज है पूरा कंप्लीट, अनंत वाला नहीं है, मेरे पास L लंबाई का जितना चार्ज है पूरा चार्ज है। इस चार्ज को मुझे गाउसीय पृष्ठ में बंद करना है, क्योंकि गाउसीय पृष्ठ बंद नहीं किया तो आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं निकाल पाओगे, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं निकाल पाओगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से इलेक्ट्रिक फील्ड भी आप नहीं निकाल पाओगे। ओके, क्योंकि सीधी सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी निकालने के लिए यहाँ पर अपन गाउस का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्ञात करते हैं, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए गाउस ने कहा था कि चार्ज पूरा बंद पृष्ठ में होना चाहिए। तो बताइए मैं इस L लंबाई को कैसे कवर करूँ, लंबाई है, L लंबाई को कैसे कवर करूँ, एक बेलनाकार गाउस से बंद पृष्ठ ले लूँ L लंबाई का ही, L लंबाई का, मुझे L लंबाई का चार्ज को कवर करने के लिए L लंबाई के बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं। और एक बात और याद रखना है, जिस बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वो बिंदु कहाँ आना चाहिए बताइए, वो बिंदु गाउसीय पृष्ठ की सतह पर आना चाहिए। गाउसीय जो थ्योरम है, जो गाउस की जो थ्योरम है उसको अपने फर्स्ट मेथड से जनरेट किया था तो याद कीजिए, सेकंड मेथड से जनरेट किया था तो याद कीजिए कि जो P बिंदु था वो गाउसीय पृष्ठ की सतह पर था। ओके, तो मैं क्या करूँ बताइए, P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए है ना,
L लंबाई व R त्रिज्या की, R त्रिज्या लेंगे तभी वो P बिंदु कहाँ आएगा, गाउसीय पृष्ठ की सतह पर आ जाएगा। ओके, L लंबाई व R त्रिज्या के बेलनाकार गाउसीय बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं। मुझे P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, उसके लिए मैं L लंबाई व R त्रिज्या के बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की मैंने क्या कर ली, कल्पना कर ली, जिसमें कुल आवेश, इस बंद पृष्ठ में कुल आवेश, जिसमें कुल आवेश क्या हो जाएगा, जिसमें कुल आवेश है ना, आपको पता होगा साइड में रेखीय आवेश घनत्व तो बराबर Q बटा L होता है, तो Q बराबर कितना हो गया, लैम्बडा L। इस गाउसीय बंद पृष्ठ में से बेलनाकार गाउसीय बंद पृष्ठ, ये बेलनाकार गाउसीय बंद पृष्ठ जिसके L लंबाई है, रेखीय आवेश घनत्व तो लैम्बडा है, तो उसका टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे गाउसीय पृष्ठ के अंदर, तो आपको पता है लैम्बडा बराबर Q बटा L होता है, Q बराबर क्या हो गया, लैम्बडा L हो गया। ओके, तो मैं डायग्राम बना रहा हूँ, देखो ये था अनंत लंबाई का क्या था, तार, जिसको आपने क्या दिया था, जिसको आपने चार्ज दिया था, चार्ज कहाँ वितरित हो गया, एक पूरी लंबाई पर वितरित होगा, चाहो तो एक साइड दे दो, चाहो तो दोनों साइड, एक साइड दोनों साइड कोई मतलब नहीं है, पूरी लंबाई पर वितरित है चार्ज। चार्ज कहाँ वितरित है, पूरी लंबाई पर। अब आपको जो अनंत वाली कैलकुलेशन तो आप कर नहीं सकते, आप जो कैलकुलेशन करोगे वो L लंबाई तक करोगे, कैलकुलेशन कहाँ तक करोगे, L लंबाई तक करोगे। इस ये था आपका O बिंदु, और O बिंदु से R दूरी पर क्या था, एक P बिंदु था जहाँ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करनी थी। बताइए इस चार्ज को मुझे बंद करना है गाउसीय पृष्ठ में, तो कैसा गाउसीय पृष्ठ लूँ मैं, गोला लूँ, बेलन लूँ, कैसा लूँ, L लंबाई का बेलन ले लूँ ताकि पूरा का पूरा चार्ज क्या हो जाए, बंद हो जाए। तो मैंने क्या किया बताइए, मैंने L लंबाई का बेलन ले लिया। ओके, इधर R त्रिज्या है तो इधर भी कितनी आएगी, R ही आएगी। कितनी लंबाई को कवर करना है आपको कितनी लंबाई को कवर करना है, L लंबाई को कवर करना है, तो आपने L लंबाई को ही कवर किया है, देख लीजिए आपने L लंबाई को ही आपने कवर किया है, देख लीजिए आपने L लंबाई को कवर किया, ये रही यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये L लंबाई को ही आपने कवर किया है। ओके, ये मैंने किसकी कल्पना कर ली, मैंने L लंबाई, इस बेलन की लंबाई कितनी है, L है, और इस बेलन की जो त्रिज्या है वो कितनी है, स्मॉल r है, मैंने कल्पना कर ली। और क्या हुआ, ये जो चार्ज है पूरा बंद पृष्ठ में आ गया, गाउसीय पृष्ठ में आ गया। यहाँ ये P बिंदु था जहाँ मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी यहाँ निकालनी थी, ये रहा P बिंदु। ओके राइट, चित्र आपके समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है, अच्छी तरीके से, कि ये था L लंबाई का चार्ज था इतना, इसको कवर करने के लिए L लंबाई का बेलनाकार गाउसीय बंद पृष्ठ ले लिया अच्छी तरीके से, R त्रिज्या ले ली, और P बिंदु पर मुझे ये रहा वो P बिंदु जो गाउसीय पृष्ठ की सतह पर आ रहा है जहाँ मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करनी है। ओके, अब मैं क्या निकाल सकता हूँ, यहाँ से गाउस का नियम लगाते हुए टोटल फ्लक्स निकाल सकता हूँ अच्छी तरीके से। बेलन का टोटल फ्लक्स आपको अच्छी तरीके से निकालना आता है, बेलन के 3 पृष्ठ होते हैं, उनको खोलना पड़ता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना होता है, जोड़ना होता है तीनों को, और टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाता है। ठीक है, तो बताइए ये सारी चीज़ें आपने लिख दी कि P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए L लंबाई व R त्रिज्या के आपने बेलनाकार गाउसीय बंद पृष्ठ की कल्पना कर ली, जिसमें कुल आवेश कितना है, कुल आवेश कौन सा, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये कुल आवेश Q बराबर लैम्बडा L कैसे हुआ, Q बराबर लैम्बडा L कैसे हुआ, क्योंकि आपको पता है रेखीय आवेश घनत्व तो लैम्बडा होता है, और लंबाई कितनी है बेलन की, L है, तो श्योर है लैम्बडा बराबर Q बटा L, सूत्र जानते हो, अब Q बराबर लैम्बडा L हो गया। ठीक है, आगे डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए आप इधर इस बेलन है, पूरा बेलन है, बेलन के कितने पृष्ठ है, यदि एक पृष्ठ है तो अपन को कुछ नहीं करना होता है, E और S के बीच में थीटा एंगल कितना है, वैसे अपन इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, ES कोस थीटा, थीटा किसके बीच में होता है, E के और S के बीच में। बट यहाँ एक पृष्ठ नहीं है, यहाँ 3 पृष्ठ है, इसलिए 3 प्रकार के इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेंगे। देखिए पहला पृष्ठ कौन सा है, पहला पृष्ठ ये रहा, ये दिखाई दे रहा है आपको, ऊपर वाला ढक्कन है, ये रहा, इसका क्षेत्रफल सदिश किधर है, इसका जो क्षेत्रफल सदिश है वो किधर है, ऊपर की ओर है, तो
इसको ये रहा क्षेत्रफल सदिश, आप चाहो तो ds लगा दो, ds वेक्टर। ओके, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ई वेक्टर। आपको बता दूं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इधर बता दूं, देखिए आप इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर थी, तार के लंबवत इधर, तो क्या इधर ही है, इधर बाईं ओर नहीं है। आपने इस पी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकाली थी, तो आपने क्या बोला था कि तार के लंबवत होगी, तो तार के लंबवत इधर ही होगी, तार के लंबवत इधर बाईं ओर नहीं होगी। अरे तार के लंबवत पूरी दिशाओं में होगी, किधर भी ले लो, ये तो मैंने पी बिंदु यहाँ लिया था तो यहाँ हो गई। देखिए इधर तार के लंबवत इधर भी होगी विद्युत क्षेत्र, इधर भी होगा विद्युत क्षेत्र, ऐसे भी होगा विद्युत क्षेत्र, ऐसे भी इधर भी होगा विद्युत क्षेत्र, इधर भी होगा इलेक्ट्रिक फील्ड तार के लंबवत। देखो ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, देखो लंबवत ही है क्या, देख लीजिए तार के लंबवत ही है क्या, ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। देखिए तार के लंबवत है क्या, ये रहा तार, तार के लंबवत इधर, इधर भी इधर। ओके, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो यहाँ बताइए, यहाँ इस पहले वाला जो पृष्ठ है, पहले वाले पृष्ठ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, क्षेत्रफल सदिश ऐसे है, तो एंगल कितना आया, 90 आया। दूसरा ले लिया नीचे, नीचे वाला तल, तो क्षेत्रफल सदिश किधर गया, नीचे की ओर, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एंगल कितना है, 90 डिग्री। तीसरे वाला पृष्ठ जो कि कौन सा पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ है, ये वाला पृष्ठ है, ये रहा वक्र पृष्ठ। कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड तो तार के लंबवत होगा, बट क्षेत्रफल सदिश कहीं पर भी ले लो आप। ओके, जैसे देखिए इधर तार के लंबवत इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे भी है, ऐसे भी है, तार के लंबवत ऐसे भी है, 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 तार के लंबवत ऐसे भी है, किधर भी ले सकते हो। तो यहाँ कहीं पर भी मैं एक क्षेत्रफल सदिश, एक क्षेत्रफल लूंगा तो उसका क्षेत्रफल सदिश ई के अनुदिश ही आएगा। ओके, तो यहाँ मैंने क्या किया, ये रहा पूरा वक्र पृष्ठ, ये रहा पूरा वक्र पृष्ठ। इस वक्र पृष्ठ पर देखो मैंने एक छोटा सा अल्पांश ले लिया, ये रहा अल्पांश, इसका क्षेत्रफल सदिश किधर है, इधर ही है। देखो ऐसे ये ले लिया, ऐसे ले लिया, तो क्षेत्रफल सदिश इधर है, इधर है, तो ये इसका क्षेत्रफल सदिश भी इधर ही है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो भी इधर ही है। ओके, ये थे तीन, ये पहला S1 था, ये S2 था, और ये था S3। ओके स्टूडेंट, वापस से आपको बता रहा हूं मैं, बेलन के तीन पृष्ठ, यदि एक पृष्ठ होते तो आप ऐसा क्यों करते, फाइव बराबर ES cos थीटा, ये विद्युत क्षेत्र है, क्षेत्रफल सदिश दोनों के बीच में आपको यदि कोण पता है तो ES cos थीटा निकालो, सीधी सी बात, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट यहाँ अपन को ऐसे अलग अलग क्यों करना पड़ा, क्योंकि यहाँ तीन ऐसे पृष्ठ है जिनमें इलेक्ट्रिक फील्ड और क्षेत्रफल सदिश के बीच का एंगल चेंज है, चेंज है, चेंज है। तो फिर क्या करिए, तीनों का फ्लक्स अलग अलग निकालो और फिर जोड़ो। पहले वाला ढक्कन, दूसरे वाला नीचे वाला ढक्कन, और तीसरा घुमावदार वक्र पृष्ठ बेलन में ऐसा होता है। पहले का फ्लक्स निकालो, दूसरे का फ्लक्स निकालो, तीसरे वक्र भाग का भी फ्लक्स निकालो। ये था वक्र भाग, ये था वक्र भाग, कहीं पर भी एक छोटा सा अल्पांश ले लो, उसकी डायरेक्शन आएगी ना क्षेत्रफल सदिश की, वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही आएगी। तो सब कुछ मैंने कंप्लीटली आपको यहाँ दिखा दिया है। अब मैं निकालता हूँ क्या, बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ से क्या निकालता हूँ मैं, निर्गत विद्युत फ्लक्स निकालता हूँ, कुल फ्लक्स निकालता हूँ मैं बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ। तो कुल फ्लक्स निकाल लो आप, फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू, हाँ सबसे पहले वाला S1 से निकालो, E डायरेक्ट निकाल लो, EDS cos कितना है बताइए, S1 में 90 है, EDS cos 90 डायरेक्ट कर दो, ES करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे का फ्लक्स निकालो S2 का, 90 EDS cos 90। तीसरे का निकालो, S3 का निकालो, EDS, ये रहा S3, ETDS की एक ही डायरेक्शन है, cos 0 डिग्री आ जाए। ओके, कितना आ गया, कोई 0 डिग्री आ गया। ओके, यहाँ बताइए मैंने यहाँ बंद क्यों नहीं लगाया, यहाँ बंद पृष्ठ क्यों नहीं लगाया, क्योंकि बेलन था, पहले बंद पृष्ठ था, अब इसको खोल दिया, ऊपर वाला ढक्कन, नीचे वाला ढक्कन वक्र भाग, इसलिए बंद पृष्ठ नहीं आएगा। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, यहाँ समझाने वाली कोई बात नहीं है, आपको अच्छी तरीके से समझा दिया। यहाँ केवल डायरेक्शन निकाली थी, तार के लंबवत आएगी, तार के लंबवत सभी दिशाओं में, तार के लंबवत सभी दिशाओं में। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं मिटा रहा हूँ उसे।
तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा बताइए, टोटल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोस नंबर 0 कोस नंबर 0 और ये बच गया, तो क्या हो गया S3 वाला बच गया, कोस 0 का मान 1 और EDS आ गया, केवल क्या आ गया, EDS आ गया। अब क्या करें, फाई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो क्या है, फिक्स है, ई को तो बाहर ले लीजिए, और ds क्या है, वक्र भाग का अल्पांश, उसका समाकलन करोगे तो वक्र भाग का पूरे अल्पांश का समाकलन करोगे तो क्या आ जाता है, 2 पाई RL आता है। आपको पता होगा वक्र भाग का क्षेत्रफल 2 पाई RL होता है, 2 पाई RL होता है, क्या होता है वक्र भाग का क्षेत्रफल पूरा 2 पाई RL। तो इस प्रकार फाई इज इक्वल टू क्या आ गया अपने पास, फाई इज इक्वल टू अपने पास आ गया E इंटू 2 पाई RL। ओके, अब बताइए गाउस के नियम से फाई क्या हो जाएगा, गाउस के नियम से भी आपको फाई जो है आपको पता होगा, फाई का मान क्या होता है गाउस के नियम से, याद कीजिए अच्छी तरीके से, फाई इज इक्वल टू कुल आवेश बट्टा गाउस के नियम से फ्लक्स कुल आवेश बट्टा एप्सिलॉन नॉट होता है ना। तो यहाँ कुल आवेश अपने पास कितना है, कुल आवेश अपने पास है, यहाँ पर मैंने दिया था लैम्डा एल, तो लैम्डा एल बट्टा कितना आ गया एप्सिलॉन नॉट, ये है टोटल फ्लक्स, पता चल गया आपको, क्यू बराबर लैम्डा एल। तो फाई इज इक्वल टू होता है, कितना होता है फाई इज इक्वल टू समेशन क्यू बट्टा एप्सिलॉन नॉट, और क्यू बराबर यहाँ पर कितना है कुल आवेश लैम्डा एल बट्टा एप्सिलॉन, तो फाई की जगह लिख दिया लैम्डा एल बट्टा एप्सिलॉन नॉट, और ये आ गया E इंटू 2 पाई RL, एल से एल क्या हो गया, कट गया, मुझे तो E चाहिए, मुझे तो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, गुणा कर दो आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए तो क्या हो जाएगा बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड का है ये रहा, पहले तो आप वजह गुणा कर दो, पहले तो आप तो वजह गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा E इंटू 2 पाई R एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या आ गया लैम्डा, मुझे E चाहिए तो लैम्डा के बट्टे में क्या चला गया 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ओके, समझ में आ रहा है, मुझे क्या चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या आ गया लैम्डा बट्टा 2 पाई R एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, E इज इक्वल टू कुछ बना नहीं, कुछ मजा नहीं आया 2 पाई एप्सिलॉन नॉट में, इसको 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बना देते हैं ना ताकि क्या आ जाए, तो मैंने ऊपर नीचे क्या कर दिया 2 से गुणा कर दिया, तो क्या आ गया बताइए 2 से गुणा कर देने पर देखो 2 लैम्डा और क्या आ गया 2 दूनी 4, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया। अब अच्छे तरीके से समझ में आ गया आपको कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, ए बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, के होता है, तो क्या हो जाएगा 2 के लैम्डा अपॉन में आर, के कौन सा आया ए बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कैसे डिनोट कर दिया, 2 है लैम्डा है आर है। ओके स्टूडेंट, समझ में आया क्या, अभी समरी वापस से ले लेंगे। तो ये हो गया अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कौन से बिंदु पर, इस P बिंदु पर, इस P बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गया। यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि E का मान है वो रेखीय आवेश के घनत्व लैम्डा की क्या है समानुपाती है, तो यहाँ आरे क्या आ जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ये लैम्डा है, तो दोनों के बीच में क्या आ जाएगा समानुपाती आ जाएगा। देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2 कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, लैम्डा के साथ क्या है समानुपाती है, जैसे जैसे रेखीय आवेश घनत्व बढ़ेगा वैसे वैसे उस तार के आसपास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बढ़ जाएगी। दूसरा जो संबंध है, दूसरा संबंध क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी व्युत्क्रमानुपाती किसके, दूरी के। ओके, तो आरे क्या हो जाएगा, ये दूरी है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आरे क्या हो जाएगा व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। यहाँ से आपको क्या पता चला कि तार से जैसे 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 दूरी बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती जाएगी, जैसे जैसे रेखीय आवेश घनत्व बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। ओके स्टूडेंट, ये था अपना गाउस का पहला एप्लीकेशन जिसका नाम था अनंत लंबाई वाला एक तार है, जिसके अनंत लंबाई वाला तार है जो आवेशित है उसके आसपास मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो मैंने एक बार समरी बता रहा हूँ इस लेक्चर की, ढंग से अच्छे तरीके से समझ लीजिए। एक अनंत लंबाई है जिसको चार्ज दिया गया है, इसके आसपास मुझे r दूरी पर P बिंदु पर स्थित बिंदु पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले एक नंबर ये हो जाएगा, इस P बिंदु पर आप विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन निकालो, डायरेक्शन निकाल ली। 2 नंबर हो जाएगा, फिर आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ज्ञात करने के लिए गाउस का नियम लगाएंगे। गाउस के नियम के अकॉर्डिंग गाउसीय पृष्ठ में ये चार्ज होना चाहिए, तो इस चार्ज को मैंने क्या कर दिया, ये जो L लंबाई वाला चार्ज था अनंत लंबाई वाला पर तो अपन कैलकुलेशन कर नहीं सकते, इसको L ले लिया फिक्स।
तो मैंने गाउस से बंद प्रश्न में क्या कर दिया, इसे बंद कर दिया। बेलन है, 3 भाग है, तीनों भागों के फ्लक्स निकाल लिए, तीनों भागों के अलग अलग फ्लक्स निकाल लिए, जोड़ दिए और मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई। ओके स्टूडेंट, आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। ओके, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। यदि कोई किसी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, सीधा का सीधा चैनल के कमेंट बॉक्स में जाइए और वहाँ डाल दीजिए, आपको वापस से पूरा डेरिवेशन या आपका जो भी प्रॉब्लम हो पूरा सोल्यूशन होगा। ओके स्टूडेंट, टेक ए स्क्रीनशॉट।